नमस्कार। हिंदी साहित्य विषयक व्याख्यान माला के अंतर्गत आपका स्वागत अभिनंदन है। हम हिंदी साहित्य की विभिन्न शाखाओं, धाराओं, विधाओं आदि पर चर्चा करते हुए आज बात करेंगे। रहीम एक पूर्व मध्यकालीन भक्तिकालीन कवि हैं, जिनके काव्य में हमें भक्ति, नीति, रीति, प्रीति, ये सब प्रवृत्तियां, उनका अद्भुत संगम मिलता है। रहीम, अब्दुर रहीम खाने खाना, ये इस तरह का के नाम से सुशोभित ऐसे कवि जिन्होंने ब्रज भाषा में साहित्य सृजन किया, प्रचुर मात्रा में सृजन किया, दरबार आश्रित कवि रहे और अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक और प्रमुख रत्न के रूप में रहीम को जाना जाता है। हिंदी को राज सम्मान दिलाने वाले, आजीवन भारतीयता, राष्ट्रीयता की दुंदुभी बजाने वाले, मन, वचन और कर्म से राष्ट्र सेवा को समर्पित रहने वाले ऐसे महाकवि के रूप में हम रहीम को देखते हैं। उनका व्यक्तित्व एक विराट और महामानव का व्यक्तित्व है। भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। उस स्वर्ण युग की निर्मिति में यदि तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, जायसी, इनकी भूमिका महत्वपूर्ण है, मीरा, रसखान आदि की भूमिका महत्वपूर्ण है, नंददास और अष्टछाप के कवियों की भूमिका महत्वपूर्ण है, तो निस्संदेह राम और कृष्ण काव्य सृजन में भक्ति, समाज सुधार, नीति, मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा, पुनराख्यान, ऐतिहासिकता, पौराणिकता, सांस्कृतिक आख्यान, इन सब की दृष्टि से, इनकी पुनर्व्याख्या की दृष्टि से हम रहीम के काव्य को भी इस दृष्टि से देखते हैं कि स्वर्णयुग की निर्मिति में उसकी भूमिका भी उल्लेखनीय रही है। भक्तिकाल के मील का पत्थर कहलाने वाले मीरा, रहीम, रसखान, नंददास, रैदास, परमानंद दास आदि इन कवियों के प्रदेय को, उनकी रचनाओं को, उनके साहित्य को यदि हम दृष्टिगत करें तो हम निश्चित रूप से उस साहित्य की सांस्कृतिक विरासत को, उनकी जड़ों को, उनकी शक्ति को अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि ये सब रचनाकार वो हैं जिन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवादी चेतना की बुनियाद रखी, उसे जड़ प्रदान की और उस पर प्रासाद निर्माण, भवन निर्माण का कार्य यह भी धीरे धीरे आगे चलकर हुआ। जैसे गौण कथाएं और प्रासंगिक कथाएं शक्ति और गति बन जाती हैं मुख्य कथा की, ठीक उसी तरह क्योंकि मुख्य कथानक और गौण कथानक या गौण कथाओं में अन्योन्याश्रित संबंध होता है, ऐसे ही भक्तिकाल की 4 काव्य धाराओं के प्रतिनिधि कवि, प्रवर्तक कवि यदि तुलसी, सूर, कबीर और जायसी है, तो ये सब कवि, जिनमें रहीम भी हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। कथनी और करनी का भेद मिटाकर जीवन के यथार्थ और आदर्श को सहर्ष स्वीकार करते हुए एक अनूठा, एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करने वाले ऐसे विराट और महान कवि अब्दुर रहीम खाने खाना, उनकी रचनाओं की उपेक्षा करना, अनदेखी करना संभव नहीं है।
यह भी ठीक है कि मुसलमान कवि थे और मुसलमान उन्हें इसलिए याद नहीं करते कि उन्होंने हिंदी को अपना सर्वश्रेष्ठ रचना संसार समर्पित किया। उन्होंने भक्ति काव्य भी प्रचुर मात्रा में लिखा और हिंदू शायद इसलिए विस्मृत कर देते हैं कि उनका नाम अब्दुल रहीम था, तो ये मान लिया जाता है कि वो मुस्लिम कवि हैं। जगदीश्वर प्रसाद चतुर्वेदी ने नवभारत टाइम्स 13 दिसंबर 1992 के एक अंक में छपे लेख में इसका उल्लेख भी किया। न जाने क्या हमने बौद्धिक विकास का आवरण इस तरह ओढ़ लिया कि हम राजनीतिज्ञों के साथ साथ अब कवि, समाज सेवी, कलाकार, भक्त, संत और यहाँ तक कि ईश्वर को भी खेमों में बांटने लगे। पीड़ा तब होती है जब जाति पाति के, ऊंच नीच के, अपने पराये के, रीति रिवाज के भेदभाव मिटाने में जीवन समर्पित कर देने वाले और मानव जाति की सेवा मात्र करते रहने वाले इन पथ प्रदर्शकों, कवियों, आचार्यों, समाज सुधारकों को भी भूमि की तरह बांटा गया। अब तो जिस संसार में, जिस लोक में हम हैं, वहां रंग भी बट रहे हैं, फल और फूल भी बट रहे हैं। तो हर आलोचक की अपनी एक दृष्टि होती है, किंतु कुछ इस तरह का दूषण साहित्य की समीक्षा में, आलोचना में, विभिन्न वादों में चल निकला, जो हमारी मानसिकता पर आच्छादित हो रहा है। दलित साहित्य, स्त्री साहित्य, पर्यावरणीय साहित्य, आदिवासी साहित्य, इस तरह के विभाजन भी होने लगे। तो दृष्टि की सकारात्मकता को केंद्र में रखकर यदि हम सोचें तो हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी परंपराएं, हमारे विचार, हमारे मूल्य, ये विरासत है और इस विरासत को भूलना, भुला देना, ये चिंता का विषय है। आज के इस भ्रष्ट परिवेश में मानव सेवी, साहित्य सेवी, समाज सेवी, राष्ट्र सेवी या धर्म सेवी, न जाने कितने समूह, कितनी संस्थाएं विद्यमान हैं, पर इनका यह रहस्यवाद स्पष्ट नहीं हो पाता। गुरुवार सन 1556 ईस्वी लाहौर में जन्मे रहीम अपने व्यक्तित्व और कृतित्व की विलक्षणता के कारण आज भी जीवित हैं। उनका जीवन, उनकी जीवन शैली, उनका रचना संसार, उनकी दृष्टि, उनके साहित्य के माध्यम से पुनराख्यान किए गए मूल्य, इन सब की चर्चा करें। गोष्ठियों में विचार विमर्श आदि करते हुए हम रहीम के काव्य को जब पढ़ते हैं, बाल्यकाल से प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक, तो लगभग प्रत्येक पाठक उनकी रचना धर्मिता की प्रशंसा करता है। उनसे कोई भौतिक लाभ नहीं मिलता उनकी रचनाओं से, लेकिन आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक ऐसा लाभ तो मिलता है। पूर्वाग्रहों, गुटबंदियों और ऐसी भ्रामक धारणाओं, अवधारणाओं से मूल्यवान साहित्य की उपेक्षा नहीं हो पाती। कोई करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। इसलिए औचित्य बोध कराने वाले इस कवि ने अपने नीति काव्य के माध्यम से, श्रृंगार, प्रेम, भक्ति आदि के माध्यम से साहित्य कर्म के दायित्व का पूरी गंभीरता के साथ निर्वाह किया और अपनी जीवन लीला को ईमानदारी और समर्पित भाव से उन्होंने निभाया। हिंदू और मुसलमान कहना संभवतः ऐसे रचनाकार के संदर्भ में संकीर्णता का ही द्योतक होगा। भारत का गौरव बनने वाली ऐसी प्रतिभाएं इस तरह की विभाजनों से बहुत ऊपर हैं, लोकोत्तर हैं। कभी प्रतिभा अन्याय तथा उपेक्षा के बावजूद अपना स्थान बना ही लेती है। देर सवेर
तथा सामयिक अपेक्षा अनुसार साहित्य और साहित्यकार यदि ईमानदार है, उसकी मूल्य शक्ति से वह कविता को संपन्न करता है, तो विश्व का ध्यान आकृष्ट कर ही लेता है। बिहारी का एक बहुत सुंदर दोहा इस बात को चरितार्थ करता है, सिद्ध करता है, जिसमें वो कहते हैं, मूड चढ़ाए हु रहे पर्यो पीठ कछ भार, रहे गरे परि राखिबो तऊ हिय पर हार। यानी योग्य व्यक्ति कहीं भी होगा, प्रतिभाशाली व्यक्ति उपेक्षित हो, उच्च स्थान की तुलना में निम्न स्थान पर बैठा दिया गया हो, तो भी वो अपनी प्रतिभा से, अपनी मूल्यवत्ता से न केवल आकृष्ट करता है, अपितु प्रभावित भी करता है। भले ही विधाता ने केशों को शीर्षस्थ स्थल पर यानी सर पर बिठा दिया हो, पर वो केश जैसे जैसे बढ़ते हैं, वो आत्मनिर्भर अपने पांव पर सीधे खड़े नहीं हो सकते। जिसके सर पर उन केशों को ईश्वर सुशोभित करते हैं, उन्हीं की पीठ पर वो भार बन जाते हैं, क्योंकि पीठ पर ही गिरते हैं। और यदि हीरे जवाहरातों का कीमती हार गले में यानी केशों की तुलना में, शीश की तुलना में नीचे अगर बैठाया गया है, तो वह हृदय पर शासन करता है और सबसे पहले दृष्टि को आकृष्ट करता है। देखने वाला उस बेशुमार कीमती हीरे के जवाहरातों से सुशोभित हार को पहले देखते हैं। इसका मतलब है कि योग्य जो है वह ध्यान आकर्षण कर ही लेता है। इसलिए बिहारी के इस दोहे के परिप्रेक्ष्य में हम देख सकते हैं कि रहीम के पूरे काव्य पर जब हम दृष्टि डालते हैं, वो शास्त्रविद भी थे, उनके पास भक्ति भाव, भगवत भक्ति, कृष्ण भक्ति या जो लोक और राष्ट्र के नायक हैं उनके प्रति श्रद्धा की भावना, ये उनकी कविताओं में दिखाई देती है। उन्होंने नीति का, रीति का, प्रेम का काव्य भी प्रचुर मात्रा में लिखा है। वो अपनी कविता में अपने गुणों से, अपनी मूल्यवत्ता से हिंदी साहित्य में भक्तिकाल में, मध्यकाल में एक उचित स्थान, योग्य स्थान बना लेते हैं। इसलिए भले ही केशों को विधाता सर पर बैठा दे, लेकिन उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण नहीं हो पाती। और कंठहार, गले का हार, वह तुलना में भले ही नीचे हो, लेकिन वो अपनी योग्यता के आधार पर, गुणवत्ता के आधार पर ध्यान आकर्षण कर ही लेता है। चाहे उसकी कीमत हो, उसकी आभा हो, उसकी द्युति हो, उसकी मोहिनी शक्ति हो, उसकी प्रभावात्मकता हो, वह सब जो धारण करता है उसके भी हृदय पर राज करता है, और जो देखता है उसके भी हृदय पर राज करता है। महाकवि रहीम भी उसी कंठहार की तरह है, जो आलोचकों, समीक्षकों की स्वार्थ लिप्सा, गुटबंदी के कारण उपेक्षणीय रहकर भी जनमानस का ध्यान आकर्षण करते रहे। रहीम के काव्य में मिलने वाले मानव मूल्यों को, प्रेम और नीतिगत चेतना को, उनकी भक्ति और सांस्कृतिक शक्ति को राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में ही देखा जा सकता है। किसी सीमा तक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद रहीम की कविता में भी मिलता है। वर्ग दृष्टि से देखने की भावना रुग्णता की परिचायक होती है। तप, साधना, संघर्ष और जीवन अर्पण का यह कवि आलोचक वर्ग की कृपा का मोहताज भी नहीं था। इसलिए उसकी कर्म शक्ति का, नियति और मानव मूल्यों की अमूल्य स्थापनाओं का राजनीति या गुटबंदी की ओर अगर हम देखें तो विशिष्ट महत्व दिखाई देता है। युगों युगों तक मार्गदर्शक बनकर अमर काव्य के सृजन करने वाले, अपनी काव्य चेतना
और भ्रामक अवधारणाओं से अपने को दूर रखने वाले कवि रहीम ने जिस तरह से जीवन के सुदीर्घ अनुभवों को अपनी कविता में पिरोया है और मूल्यों की, भारतीय मूल्य परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा, इसको आत्मसात करते हुए उन मूल्यों की पुनर्प्रतिष्ठा की है, चाहे वो व्यक्तिगत मूल्य हो, मानव मूल्य हो, जीवन मूल्य हो, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य हो, राष्ट्रीय मूल्य हो। प्रवृत्ति के आधार पर भी हम देखें तो रहीम अत्यंत जागरूक कवि के रूप में उद्घाटित होते हैं। रहीम लिखते हैं, रहीमन चुप है बैठिए देख दिनन को फेर, जब नीके दिन आई हैं बनत न लगी हैं देर। मानव स्वभाव है विपरीत समय में, विपरीत परिस्थितियों में विकल हो जाता है, बेचैन होता है, छटपटाने लगता है, अधीर होने लगता है, उसका धैर्य टूटने लगता है। तो रहीम कहते हैं कि अच्छा और बुरा समय तो सभी को देखना पड़ता है, और ये जो जीवन है ये तो एक ऐसी नदी की तरह है जिसके दो तट हैं, एक पर सुख है, एक पर दुख है। ये धारा कभी सुख के तट से टकराती है, जीवन धारा, और कभी दुख के तट से टकराती है। लेकिन मनुष्य को धैर्य धारण करना चाहिए, ऐसी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना चाहिए, उनसे घबराना नहीं चाहिए। इसीलिए चुपचाप समय के फेर को, वक्त के फेर को देखना चाहिए, समझना चाहिए। रहीमन चुप है बैठिए देख दिनन को फेर, सब दिन रहत न एक समान। और ये बात सच है कि कोई भी न तो आजीवन सुखी और प्रसन्न रहता है, नहीं आजीवन दुखी और पीड़ित रहता है। तो ये दिनों का फेर है, समय का चक्र है, काल चक्र है। इसके फेर को, इसकी वक्रता को धैर्य से चुपचाप देखना चाहिए, क्योंकि यदि आज बुरे दिन है, बुरा समय है, तो नीके अच्छे दिन भी आएंगे। जब नीके दिन आई हैं बनत न लगी हैं देर। जब अच्छा समय आएगा, अनुकूल समय आएगा, तो कार्य बनते हुए देर नहीं लगेगी। सब काम धीरे 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 स्वतः सिद्ध होते चले जाएंगे। तो ईश्वरीय अनुकंपा, कृपा, उस पर भरोसा करें और जो कुछ हमारे भाग्य में बदा है, लिखा है, उसे स्वीकार करें, क्योंकि अच्छे दिन स्वतः आ जाते हैं। रहीम उदार, दानी, कृपालु, सहज व्यक्तित्व से संपन्न, वो ऐसे व्यक्ति के रूप में हमारे सामने आते हैं। सच्चे अर्थों में सेवा धर्म से तदाकार कर लेने वाले एक सारस्वत पुत्र के रूप में अपने जीवन में आदर्श को उतारने वाले, मनुष्य के सम्मुख मानवीय आदर्शों की प्रतिष्ठा और पुनर्व्याख्या करने वाले कवि रहीम कहते हैं, तरवर फल नहीं खाते हैं सरवर पियई न पान, कई रहीम पर काज हित संपत्ति संचहि सुजान। तुलसी ने भी, मध्यकाल के अनेक कवियों ने इस तरह के मूल्य की प्रतिष्ठा स्थापना की है। वृक्ष जो हैं वो सदा फल देते हैं, लेकिन वो अपने फल को स्वयं नहीं खाते। यही उदारता, यही दानवीरता उन्हें विशिष्ट बनाती है। इसलिए वृक्ष कभी अपने फलों का भोग नहीं करते, जबकि आजीवन ऋतु के अनुसार वो प्रचुर मात्रा में फल देते हैं। कई वृक्ष तो दो दो बार देते हैं साल में। और सरोवर जो पानी पिलाता है, देता है, सबको तृप्त करता है, वो सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीते।
तो इससे बड़ा लोकहित, जनहित, परहित, सर्वहित, इतने सुंदर सादृश्य और उदाहरण से रहीम ये बात कहते हैं, तरवर फल नहीं खाते है सरवर पियई न पान, कह रहीम पर काज हित। दूसरे के काज के लिए, दूसरों के निमित्त, दूसरों की सेवा के लिए जो सुजान होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, वो संपत्ति का संचय भी लोकहित और जनहित के लिए ही करते हैं। तुलसी भी लिखते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो ये जो नीति कवि है मध्यकाल में हम जानते हैं कि विघटन का, पतन का, अराजकता का समय था। उसी समय इस तरह के भारतीय पारंपरिक मानवीय मूल्यों की स्थापना, व्याख्या, पुनर्व्याख्या करने की आवश्यकता भी थी। तो शासकों को, जन सामान्य को अपने सुदीर्घ जीवन अनुभवों के निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए इन कवियों ने अवगत कराया, क्या करें क्या न करें, क्या ग्राह्य है क्या त्याज्य है, क्या करने योग्य है क्या न करने योग्य है। इसलिए सच्चा कवि या आचार्य कवि हृदय से यह नहीं चाहता या सोचता कि लोग उसे स्मरण कर उसका गुणगान करें। हाँ, उसकी यह आकांक्षा अवश्य होती है कि उसके द्वारा प्रशस्त किए गए सन्मार्ग पर लोग चलें, अनुसरण करें, जीवन मूल्यों को जिनकी वो प्रतिष्ठा करता है, पुनर्व्याख्या करता है, उनको आत्मसात करें। महाकवि रहीम की समग्र सृजित सामग्री को भी यदि हम संकलित कर ग्रंथावली के रूप में देखते हैं तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये ग्रंथावली जो बहुत विलंब से प्रकाशित हुई, ये बहुत पहले से आनी चाहिए थी। वस्तुतः अथक प्रयत्न और प्रयास, सफल परिश्रम, इन सब का सुपरिणाम है कि रहीम की ग्रंथावली का प्रकाशन हुआ। जनमानस उनके महती काव्य को, कार्य को देख सका, समझ सका, उपकृत हो सका। साहित्य यदि सार्वभौमिक हो, सार्वकालिक बन जाए तो उसका वैशिष्ट्य जनमानस के आचरण, व्यवहार और रोम रोम में समा जाता है। और फिर पाठक वर्ग, देश के नागरिक उससे प्रेरणा ग्रहण करते हैं, उनसे उस मूल्यवत्ता से, स्थापना से साधारणीकृत होने का प्रयत्न करते हैं। तुलसी ने भी अपने समस्त ग्रंथों के माध्यम से, चाहे वो मानस हो, विनय पत्रिका हो, कवितावली, गीतावली हो, रामलला नहचू हो, नीति, रीति, भक्ति, शक्ति, गीत, प्रीति और संस्कृति आदि, इन सब का अद्भुत समन्वय किया। रहीम ने भी उसी प्रवृत्ति और वृत्ति का अनुपालन किया। अपने सैकड़ों लोक प्रचलित और जनमानस का कंठहार बनने वाले दोहों के कारण जन जन के कवि रहीम बन गए, संस्कार बन गए। इस कवि की प्रासंगिकता पर विचारना अद्भुत लगता है, विचारणीय लगता है, क्योंकि प्रासंगिकता सार्थकता है। और रहीम की कविता कालजयी कविता है। वह कल भी प्रासंगिक थी, आज भी प्रासंगिक है और आने वाले समय में भी प्रासंगिक रहेगी। जीवन में जैसे श्वास की प्रासंगिकता होती है, ऐसे ही संस्कृति की सुरभि से रचा पचा रहीम का काव्य, राष्ट्रीयता और मानवता से, मानवीयता के रंग से स्नात काव्य, जीवन मूल्यों और मर्यादाओं से ओतप्रोत काव्य, प्रेम और नैतिकता से समृद्ध और संपन्न काव्य, इन सब को यदि हम देखें तो रहीम का काव्य वास्तव में हिंदी वाङ्मय, भारतीय वाङ्मय की एक विलक्षण धरोहर है। भावना और तर्क, हृदय और मस्तिष्क, कला और विज्ञान, विचार और भक्ति, तप और साधना, सहजता और संघर्ष,
श्रृंगार और शौर्य, मर्यादा और नैतिकता, भाषा और साहित्य, भाव और कलात्मकता और कथनी तथा करनी, इन सभी में अपूर्व संतुलन और संगम रहीम अपनी कविता में बनाते हैं। इन सब के संगम का, मिश्रण का, समेकित सम्मिश्रण का आदर्श हमें रहीम की कविता में देखने को मिलता है। रहीम बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं। कवि, विद्वान, कला पारखी, उदार, दानी, बहुभाषाविद, महायोद्धा भी हैं। बुद्धि, विवेक, दूरदर्शिता, राजनीतिक निपुणता, शौर्य, पराक्रम, इन सब के साथ साथ एक सहज, भले और भोले मानव का हृदय भी उनके पास था। शौर्य और पराक्रम के कारण उनके पिता बैरम खां को मिली उपाधि खान खाना आगे चलकर रहीम को भी प्राप्त हुई उनके गुणों के कारण। इसलिए रहीम अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत और हिंदी के प्रकांड विद्वान के रूप में हमारे बीच में उपस्थित होते हैं। हम रहीम के ऐसे विलक्षण काव्य से अपने को उपकृत महसूस करते हैं। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं। पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।